दोस्तों नमस्कार। भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसमें कितने ही हीरो थे, है ना? लेकिन एक रानी ऐसी भी थी जिनकी कहानी ना अक्सर किताबों के पन्नों में कहीं खो सी जाती है। तो चलिए आज हम जानेंगे अवध की उसी शेरनी बेगम हजरत महल की शानदार दास्तां। जब भी 1857 की क्रांति की बात होती है तो जहन में कई नाम आते हैं, राइट? लेकिन क्या ये चेहरा याद है? जरा गौर से देखिए। ये हैं बेगम हजरत महल। जी हाँ, वही रानी जिन्होंने उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दे डाली थी। तो ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो एक साधारण परिवार में जन्मी थी। नाम था मोहम्मदी खानूम। और फिर अपनी हिम्मत, अपनी काबिलियत के दम पर वो पहले महक परी बनी, फिर कहलाई बेगम हजरत महल, और आखिर में वो बन गई अवध की क्रांति की सबसे बुलंद आवाज। तो उनकी कहानी को अगर अच्छे से समझना है ना, तो सबसे पहले हमें उस दौर के अवध को समझना होगा। आखिर वो जगह कैसी थी जहां से बगावत की ये चिंगारी भड़की थी। देखिए, उस जमाने में अवध सिर्फ एक राज्य नहीं था। अरे वो तो एक पूरी संस्कृति का, एक तहजीब का केंद्र था। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब तो क्या कहने, पूरी दुनिया में मशहूर थी। एक ऐसी जगह जहां हिंदू और मुस्लिम कला, उनकी परंपराएं एक दूसरे में ऐसे घुल-मिल गई थीं कि आप अलग ही नहीं कर सकते। और लखनऊ लखनऊ तो अपनी नफासत और शान-ओ-शौकत के लिए जाना ही जाता था। लेकिन इस खुशहाल, इस समृद्ध राज्य पर अंग्रेजों की बुरी नजर पड़ चुकी थी। साल था 1856। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का, मतलब मिस एडमिनिस्ट्रेशन का, सिर्फ एक बहाना बनाया और अवध को हड़प लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब ये सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, नहीं, ये अवध के लोगों के स्वाभिमान पर, उनकी आन पर एक बहुत गहरा जख्म था। नवाब वाजिद अली शाह को तो गद्दी से उतारकर कलकत्ता भेज दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया। उनकी कई रानियां उनके साथ चली गईं, लेकिन बेगम हजरत महल, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं लखनऊ नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों, यही था उनका पहला कदम, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुली बगावत का पहला ऐलान। तो जब नवाब चले गए, बेगम ने हालात को अपने हाथों में ले लिया और उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने क्रांति का पूरा रुख ही मोड़कर रख दिया। उनका सफर देखिए कितना असाधारण है। एक शाही परिचारिका से वो महक परी बनी, फिर बेगम, और जब 1857 की क्रांति की आग भड़की ना, तो उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। 5 जुलाई 1857 को उन्होंने अपने 11 साल के बेटे ब्रिजेश कद्र को अवध का नवाब बना दिया और खुद उनकी रीजेंट, मतलब संरक्षिका बनकर सत्ता की पूरी बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक माँ का जज्बाती फैसला था। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी, एक बेहद चतुर राजनीतिक चाल थी। अपने बेटे को नवाब बनाकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस पूरे विद्रोह को, जो सिर्फ एक बगावत लग रही थी, उसे अवध की आज़ादी की एक कानूनी लड़ाई बना दिया, एक लेजिटिमेट वॉर। बेगम ये बहुत अच्छी तरह जानती थीं कि ये लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं है, ये जंग दिलों को जोड़ने की भी है। वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं थी, वो एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर भी थीं। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की सच में एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। जरा उनकी दूर की सोच तो देखिए। उन्होंने जो सरकार बनाई ना, उसमें सबसे ऊंचा फौजी ओहदा, मतलब कमांडर इन चीफ का पद, राजा जयलाल सिंह को दिया। और जो फाइनेंस का पूरा काम था, वो महाराज बालकृष्ण जैसे हिंदू नेताओं के हाथ में सौंपा। ये कोई दिखावा नहीं था, ये थी असली एकता। उन्होंने इस बात को पक्का किया कि ये लड़ाई सिर्फ स्वराज के लिए है, किसी एक धर्म के लिए नहीं। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए उन्होंने गोहत्या पर पाबंदी लगा दी। यही तो वो सोच थी जिसने अवध के हर इंसान को, हर तबके को इस क्रांति से दिल से जोड़ दिया। और हाँ, बेगम कोई महल में बैठकर सिर्फ हुक्म देने वाली रानी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो तो खुद मैदान जंग में उतरकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाती थी। 30 जून 1857, चिन्हट की लड़ाई, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अंग्रेजों को तो लगा था कि वो बड़ी आसानी से इन बागियों को कुचल देंगे, लेकिन बेगम की सेना ने आम के बागों में छुपकर ऐसा जबरदस्त हमला बोला कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। बेगम की बहादुरी ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उसका लोहा मानते थे। उस वक्त के एक ब्रिटिश वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट विलियम हावर्ड रसल ने लिखा कि ये महिला अपने सभी सरदारों में सबसे ज्यादा साहसी और पक्के इरादों वाली है। चिन्हट की उस शानदार जीत के बाद
बेगम की फौजों ने लखनऊ रेजिडेंसी को घेर लिया और ये घेराबंदी कोई 1-2 दिन नहीं, पूरे 5 महीने चली। और इस दौरान बेगम खुद हाथी पर सवार होकर मोर्चे पर जाती थीं, अपनी सेना का हौसला बढ़ाने। 32 प्लस 32 से भी ज्यादा। आखिर क्या मतलब है इस नंबर का? क्या है ये संख्या? ये संख्या है उन अंग्रेज सैनिकों की जिन्हें बेगम की ही सेना की एक दलित वीरांगना ऊदा देवी पासी ने सिकंदरबाग की लड़ाई में अकेले एक पेड़ पर चढ़कर मार गिराया था। सोचिए जरा। और ये कहानी यह हमें बताती है कि ये लड़ाई समाज के हर वर्ग ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी। लेकिन बेगम की जंग सिर्फ तलवारों से मैदान में नहीं लड़ी जा रही थी। उन्होंने तलवार के साथ साथ अपनी कलम और अपनी जुबान से भी एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई लड़ी। जब अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलना शुरू किया तो उन्होंने महारानी विक्टोरिया के नाम पर एक ऐलान जारी किया। बड़े बड़े वादे, माफी का वादा, विकास का वादा। लेकिन बेगम चुप नहीं बैठी। उन्होंने अपना एक जवाबी घोषणा पत्र जारी किया और अंग्रेजों के हर झूठे वादे की पोल खोल दी। उन्होंने पूछा, आप कहते हैं कि हमारे धर्म में दखल नहीं देंगे, तो फिर सड़कें बनाने के लिए हमारे मंदिर और मस्जिदें क्यों तोड़ रहे हैं? और ये कैसा विकास है जो हमें गुलाम बनाने का बस एक नया तरीका है? मैदान की लड़ाई भले ही खत्म हो गई, लेकिन बेगम ने अपना स्वाभिमान, अपनी आन नहीं हारी। और सच कहूं तो उनकी कहानी का ये हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है। जब लखनऊ पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया ना, तब भी बेगम ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों से गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध जारी रखा। और जब भारत की जमीन पर रहना नामुमकिन हो गया, तो वो बहुत ही मुश्किल हालात का सामना करते हुए नेपाल चली गईं। नेपाल पहुंचने के बाद भी अंग्रेजों ने उन्हें झुकाने की बहुत कोशिश की। उन्हें एक बहुत बड़ी पेंशन का, जागीर का लालच दिया गया। शर्त बस एक थी कि वो ब्रिटिश हुकूमत के आगे सर झुका दें। लेकिन उस शेरनी का जवाब आज भी इतिहास में गूंजता है। उन्होंने कहा, मैं सोने और चांदी की जंजीरों में बंधा गुलाम नहीं बन सकती। सोचिए, उन्होंने एक रानी का जीवन छोड़ दिया, अपना राज्य खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं खोया। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस वीरांगना ने हमारी आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई, क्या हमने उनकी इस महान विरासत को सच में याद रखा है? दोस्तों, इस तरह की कहानियों को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत और सच कहूं तो हिम्मत भी लगती है। हमारे इस काम को आपका साथ चाहिए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलती है कि हम ऐसी और भी कहानियां आप तक लाते रहें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर आपने यहां तक देखा है तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस विषय पर क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। चलिए इस पर एक अच्छी दोस्ताना बातचीत करते हैं।